वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं जुलाई शिफ्ट 2022 जेई मेंस। तो लेट स्टार्ट वन बाय वन। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हाई प्योरिटी मोर देन 99.95%, ये एज इट इज़ एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी ने ये ले रखा है और उसी को एज इट इज़ दे रखा है यहाँ पे। ऑफ डाई हाइड्रोजन इज़ ऑब्टेन्ड बाय, तो ये तो सिंपल है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की हम इलेक्ट्रोलाइसिस निकल के प्रेजेंस में करते हैं, तो सी ऑप्शन क्लियर है। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या एनसीईआरटी ने प्रिपरेशन में दिए हुए हैं। तो देखो, पहला ये लैब मेथड है। किसी भी आप एसिड को आप कोई भी एसिड बोल रहा हूँ, कोई भी मेटल को आप एसिड से ट्रीट कर दो। अगर वो मेटल एम्फोटेरिक है तो उसको आप बेस से भी ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, इस लिस्ट में जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करके देते हैं उसमें जिंक तो मैंने लिख ही लिया है, एल्यूमिनियम होगा, बेरिलियम होगा, ठीक है ना, ईटीसी, ये सारे एम्फोटेरिक होते हैं। तो इनका केस बहुत ही कॉमन है, तो ये सब डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो ये शो कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अब आ जाओ, सबसे पहले किसी भी मेटल को आप एसिड से ट्रीट करोगे तो सल्फेट और H2 देगा। अगर एम्फोटेरिक है तो NaOH के साथ भी H2 देगा। ये लैब मेथड है। दूसरा है CH4 के ऊपर आप H2O, देखो ये पहले यूज़ होता था, कार्बन के ऊपर हम H2O पास करते थे। सेकेंड जनरेशन प्लांट में ये CO+H2 बनाता था। ठीक है, लेकिन कोक का रेट महंगा होने के कारण अब इंडस्ट्रीज़ ने इस प्रोसेस को छोड़ दिया। अब वो मीथेन, नेचुरल गैस होता है मीथेन के ऊपर H2O पास कराते हैं। 1270 केल्विन एंड निकल कैटलिस्ट लिया जाता है, तो इससे CO+H2 बनता है। ये है वाटर गैस। इसका एक और नाम होता है सिंथेसिस गैस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के सिंथेसिस में यूज़ होता है। स्पेशली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे मिथेनॉल बनाया जाता है और बहुत सारे अदर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सिंथेसिस गैस कहा जाता है, CO+H2 को। नाउ नेक्स्ट, और वाटर गैस का ओरिजिन यहाँ से आया था, क्योंकि वाटर पास करते थे कार्बन पे तब ये बनता था, तो यहाँ से वाटर गैस का ओरिजिन आया था। अगला है वही जो मैंने अभी बताया, जो पूछा गया है, बेरियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो H2 यहाँ से भी बनेगा। वही वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी कंडक्टिंग पावर काफ़ी ज़्यादा हाई हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलने के कारण इसकी प्योरिटी मोर देन 99.95% होगा। तो इसीलिए एज इट इज़ एनसीईआरटी ने दिया है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रिएक्शन ऑफ BCl2 विथ LiAlH4। तो देखो, पहला चीज़ तो ये मैंने बताया कि LiAlH4 को आपको कैसे देखना है। ये देखो, यहाँ पे कहीं पे भी अगर LiLH4 होगा, इसका मतलब है LiH एंड AlH3। ओके, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें भी हाइड्राइड देने की एबिलिटी, वो सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट भी BCl2 से रिएक्ट करेगा, ये भी करेगा। ये मैंने लिख दिया भाई, ये दोनों कंपोनेंट जब रिएक्ट करेंगे तो कैसे कैसे। तो देखो, BCl2 का LiLH4 से रिएक्शन का मतलब है BCl2 का LiH के साथ, BCl2 का AlH3 के साथ। तो यहाँ पे H इसके साथ, Cl इसके साथ आ जाएगा, BH2LiCl। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी H इसके साथ, Cl इसके साथ, तो BH2 एंड AlCl3, यानी LiCl बनेगा, AlCl3 बनेगा, और बेरिलियम का हाइड्राइड। और ये भी ध्यान रखो, जो बेरिलियम का हाइड्राइड होता है ना, ये बनाना बॉन्ड फॉर्म करता है ऐसे, B यहाँ पे H की ब्रिजिंग हो जाएगी, H की ब्रिजिंग हो जाएगी। अगला H एक अंदर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ आएगा, फिर अगले B के साथ ये अटैच होगा, ये भी अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, फिर ये प्लेन में। और इस ढंग से आप देखोगे ये इन्फानाइट सीरीज चलती चली जाती है। तो ये नेटवर्किंग होगा, इसके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करता है BH2। और ये जो बॉन्ड है ये बनाना बॉन्ड है। ओके, तो इतना कुछ बता दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हो जाएगा। इसमें देखो, BH2 है, AlCl3 है, एंड D, ABD, ये तीन होंगे। तो ABD, बी ऑप्शन करेक्ट। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अगले पे आते हैं। ये कह रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। बिल्कुल सही है। इसके तो बहुत 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखो क्यों होता है, पहले मैं ये आपको बताता हूँ कि जो H2O2 है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करके O2 में ले जा सकता है, ये अपने आप को रिड्यूस करके H2O में भी ले जा सकता है। तो सिंस इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सकता है, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ओके, क्योंकि PDF में प्रोवाइड करूँगा आपको। ठीक है, अभी पूरा PDF तैयार नहीं हुआ है, तैयार होगा तो आई विल प्रोवाइड यू इन सम वे, तो इसीलिए ये मैंने पूरा लिख भी दिया है। तो H2O2 कैन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इटसेल्फ, हैंस
इट इज़ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों ही होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा और रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जानना है। अगर Fe2+ होगा, देखो Fe2+ Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा, तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और H2O2 अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये H2O2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसको H2O2 ऑक्सीडाइज कर देता है दोनों मीडियम में, एसिडिक और बेसिक में, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कौन सा रिएक्शन किस मीडियम में होता है। तो याद रखना Fe2+ का ऑक्सीडेशन दोनों मीडियम में होगा। MnO4 नेगेटिव में Mn मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे बैठा हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो इसका रिडक्शन H2O2 से अगेन दोनों मीडियम में होगा। बस ये होगा कि एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ तक जाएगा, बेसिक मीडियम में Mn4+ तक जाएगा, लेकिन रिड्यूस दोनों मीडियम में होगा, याद रखना। HOCl ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होगा, इसके पहले भी ये क्वेश्चन मिला हुआ है, वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी है। ये सिर्फ एसिडिक मीडियम है। PbS भी सिर्फ एसिडिक मीडियम में, PbS ही सल्फेट में चला जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर -2 से सल्फेट में सल्फर +6 में ऑक्सीडाइज होता है। Mn2+ अगेन ऑक्सीडाइज्ड इन बेसिक मीडियम, ये Mn2+ हायर में जाता है, Mn+4 में जाएगा, तो ये सिर्फ बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज होता है। और I2 सिर्फ बेसिक मीडियम में रिड्यूस होगा, I- में रिड्यूस होता है। तो इतना आप याद रख लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो बस हो गया। तो पहला स्टोरी तो ये हो गया कि दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। अब डेंसिटी ऑफ H2O2 एट 298 केल्विन इज़ लोअर देन D2 गलत हो गया, क्योंकि H2O2 का फॉर्मूला से ही आप देख लो ना, इसका मास काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये आ जाएगा 16, 16, 32, 34 इसका मोलर मास है, और इसका आप चेक कर लो 16 और 4 20 है। तो कहीं ज़्यादा मास होने के कारण इसकी डेंसिटी को ये मैच नहीं कर पाएगा, ये गलत हो गया। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, यही हो गया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये एस ब्लॉक में भी ये क्वेश्चन आ गया था, तो वहाँ पे मैंने समझा दिया था क्लार्क्स मेथड का, जो एस ब्लॉक वाले वीडियो में भी था। खैर एनीवे, अब पहले तो ये देखना है कि जो बेसिकली ये हार्डनेस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। तो जो वाटर की हार्डनेस होती है वो दो तरह की होगी, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है, और परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण होता है। प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं, लेकिन इनको घुले रहने के लिए जो काउंटर नेगेटिव आयन होता है वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये दो, ये अगर ये है तो टेम्पररी हार्डनेस, ये है तो परमानेंट हार्डनेस। ओके, अब पहले तो ये है कि टेम्पररी हार्डनेस इसको हम रिमूव कर सकते हैं हीटिंग से, इसीलिए इसका नाम दिया है टेम्पररी। जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हीट करोगे तो CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा सारा कैल्शियम, तो CaCO3 + H2O + CO2 बनाएगा हीटिंग पे, और CaCO3 के प्रेसिपिटेट होने से पूरा जो कैल्शियम है वो बाहर निकल आएगा पानी से, और ये इसको हम हीटिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, कौन कौन मेथड से आप इसको हटा सकते हो। तो एक तो हीटिंग तो खुद ही मेथड है, दूसरा है क्लार्क्स प्रोसेस, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाता है। जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो देखो बाइकार्बोनेट कैल्शियम या मैग्नीशियम का होगा, तो ये CaCO3 बनाता है, और मैग्नीशियम वाला MgOH2 बनाएगा। ध्यान रखना, ये मेरे से एक बार पहले भी एक वीडियो में गलती हो गई थी, मैंने इसको MgCO3 लिख दिया था। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ओके, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का मेथड है Na2CO3 के साथ ट्रीटमेंट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप ट्रीट कर दो। कैलगॉन प्रोसेस ये रहा, NaPO3 6। परम्यूटेड प्रोसेस जियोलाइट मेथड होता है ये, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इसका नाम है, Na2Al2Si2O8.XH2O। पानी का नंबर फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम उसको इन जनरल XH2O लिख देते हैं। तो इतना आप याद रखो, इसमें 3 मेथड रिमूवल के, इसमें सिर्फ क्लार्क्स प्रोसेस, और क्या बनता है वो यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो बस हो गया, स्टोरी ओवर। इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, for kinetic study of a reaction of iodide ion with H2O2 at room temperature, always use freshly prepared starch solution। देखो पहले तो जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है क्या होता है, जो आप आयोडाइड आयन लेते हो, जनरली Ki भी ले सकते हो, NaI भी ले सकते हो, यहाँ पे काउंटर पार्ट K+ है, तो उसको जब हम H2O2 से ट्रीट करते हैं तो ये I2 बनाता है। ओके, अब ये जो I2 होगा ये स्टार्च सोल्यूशन में घुल के उसको ब्लू कर देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि I2 बन चुका है। पूरा का पूरा I2 को हम स्टार्च सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर लेते हैं, अब वो ब्लू कलर हो गया। अब उसके बाद Na2H2O3 से इसको ट्रीट करते हैं।
जैसे ही आप Na2H2O3 से ट्रीट करोगे, Na2H2O3 इसके साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा, धीरे धीरे पूरा I2 रिएक्ट कर जाएगा और उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लू कलर डिसअपियर होता है हम बंद कर देते हैं और उसके बाद रीडिंग ले लेते हैं। ओके, तो यही टाइट्रेशन का तरीका है और इससे इसका वॉल्यूम पता चल जाता है तो क्वांटिटी इसकी भी पता चल जाती है। यही पूरा टाइट्रेशन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले ये जो स्टार्च सॉल्यूशन बनाना है जिसमें आयोडीन को डिज़ोल्व करना है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो देयर आर चांसेस कि उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी या स्लाइट थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन हो सकता है स्टार्च का, तो इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना है। दूसरा चीज़, और एक मिनट, ऑप्शन क्या क्या है? हाँ, ये ए तो हो गया, ऑलवेज यूज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सोल्यूशन, ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन लेस देन KI सोल्यूशन। येस, ये भी करेक्ट है और ये फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं मान लो कोई स्टूडेंट को ये पता नहीं है, तो जो जो पता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड का पता है और किसी भी टाइट्रेशन में जो टाइम रिकॉर्ड करते हैं इमीडिएटली आफ्टर द अपीयरेंस, इमीडिएटली आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है, एक मिनट, किसका किसका ये करा, हाँ H2O2 के साथ, यहाँ पे जो I2 है वो डिज़ोल्व होगा, ब्लू कलर देगा। तो कहीं पे भी जो रिकॉर्ड टाइम लिया जाता है कलर अपीयरेंस के तुरंत बाद या कलर डिसअपीयरेंस के तुरंत बाद लिया जाता है, ना कि उसके पहले, क्योंकि उसके पहले हमें पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए जो भी टाइम है इसको सिर्फ टाइम के बेसिस पे आप कर लो कि इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही कलर अपीयर होगा उसके तुरंत बाद हम टाइमिंग ले लेंगे। तो ये और ये करेक्ट है, बी एक फैक्ट है, तो इसीलिए A B C हम मार्क कर देंगे। देखो A और C का एक ही ऑप्शन दिया है इसमें, तो इससे भी आप इसको कैच कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अगला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। ये दो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। फर्स्ट है स्टैनिन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर हाइड्राइड। देखो स्टैनिन है, देखो स्टैनस जितने भी कंपाउंड होते हैं वो टिन के होते हैं, तो स्टैनिन, और यहाँ पे हाइड्राइड वर्ड दिया है तो इसका मतलब ये टिन का हाइड्राइड होगा। तो ये रहा ये टिन का हाइड्राइड SnH4। अब देखो जो टिन का हाइड्राइड है ये तो देख के ही पता चल रहा है कि कोवलेंट होगा। पहला चीज़ क्यों कोवलेंट होगा अभी मैं बता रहा हूँ, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये रहा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होगा। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, ये तो गलत हो जाएगा। और दूसरा मॉलिकुलर हाइड्राइड, इसके लिए आपको पूरा डिटेल डेफिनेशन पता होना चाहिए। ये देखो ये रही लिस्ट, इसमें ध्यान रखना जो P ब्लॉक वाले जितने भी हैं, ये देख रहे हो, ये सारे मॉलिकुलर या कोवलेंट हाइड्राइड होते हैं P ब्लॉक वाले। S ब्लॉक वाले जितने भी होते हैं दे आर आयनिक हाइड्राइड, B को छोड़ के। ऐसे ही P ब्लॉक में इनको छोड़ के ये नेटवर्क या कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं। इनको नेटवर्क हाइड्राइड, कभी कभी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ से B और यहाँ से ये सारे, ये जितना येलो वाला है ना, ये सारे के सारे इस पार्ट में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये बीच में जो तीन ग्रुप होते हैं ये कोई हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो इसको हम हाइड्राइड गैप के नाम से जानते हैं, याद रखना 7 to 9 हाइड्राइड गैप। और जो D और F ब्लॉक वाले हैं, ये 3D 4D 5D 4F 5F, ये सारे के सारे मेटालिक हाइड्राइड बनाते हैं। ये बस ये तीन छोड़ देना, आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो है नेटवर्क या कोवलेंट हाइड्राइड में चले जाते हैं। ठीक है, दो बेसिकली इस D के तो दो ही आए ना, 11 और 12, इसमें Ag को हटा देना, 11 और 12, और इधर 13 के ये सारे एलिमेंट ये नेटवर्क या कोवलेंट बनाएंगे, ये मॉलिकुलर या कोवलेंट बनाएंगे। तो देखो 10 जो है वो मॉलिकुलर हाइड्राइड का पार्ट हो गया, इसीलिए ये मॉलिकुलर हाइड्राइड वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग। ये रहा सी ऑप्शन ट्रू, दूसरा फॉल्स। ओके, तो यही 6 क्वेश्चंस थे, हमने पूरे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तो आप लोग ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अप्रैल वाले शिफ्ट में। देखो थियोरी वगैरह आप उतना ऑफर नहीं कर सकते, और दूसरा आप टेक्स्ट सोल्यूशन देख के कुछ सीख नहीं पाओगे। तो एक वीडियो सोल्यूशन देखो यहाँ, जहाँ पे आपको कंप्लीट थियोरी वगैरह कवर करा दी जाती है। तो मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं पे जैसे कोई एक चीज़ भी आया H2O2 का, तो H2O2 का उससे रिलेटेड सारी चीज़ें ही क्लियर कर लें। और इस ढंग से आप थ्योरी को 2 बार 3 बार करते रहोगे ना, तो थ्योरी अपने आप दिमाग में जगह बना लेगी। और एग्ज़ाम में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, फ्री फ्रॉम द कैलकुलेशन, अब बहुत फास्ट होता है।
तो केमिस्ट्री तो एक कमिटमेंट होना चाहिए कि आई विल डू इट विद इन 30-35 मिनट्स, पूरा करके बैठ जाना है, ठीक है। और केमिस्ट्री में ये पॉसिबल है कि आप 21 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर डालो। 25 के 25 स्टूडेंट्स करते हैं, फिर भी मैंने सेफ साइड में कहा 21 से ज़्यादा तो ऐसा ही आंख बंद करके कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप यहाँ से करते रहो, थ्योरी आपके दिमाग में सेट होता रहेगा। तो चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।